हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 206 सी 1H फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मैंने प्रीवियस डिस्कशन में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के बारे में डिस्कस किया था। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 206 सी, जिसका हमारा सेक्शन सबसेक्शन 1H एंड 1F बाकी था, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन 206 सी 1H एंड 1F। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सेक्शन 206 सी 1H क्या बोलता है? ये टैक्स कलेक्शन एट सोर्स से रिलेटेड सबसेक्शन है। ये इंसर्ट हुआ था विथ इफेक्ट्स फ्रॉम बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 में। ये सबसेक्शन इंसर्ट हुआ सेक्शन 206 सी 1H फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था। Has been inserted by Finance Act 2020 for collection of TCS by seller on sale of any goods. अगर सेलर कुछ भी सेल करता है तो वो TCS कलेक्ट करेगा। This subsection is inserted by Finance Act 2020. Why this subsection has been inserted? किस लिए ये subsection को लाया गया? गवर्नमेंट ने with an objective to curb black money, with an objective to curb black money generation, Central Board of Direct Tax Wide Finance Act 2020 has widened the provision of Section 206C of Income Tax Act 1961 and tried to capture most of the transaction under its view. So, सेक्शन 206 को इन लोगों ने एक्सटेंड किया, गवर्नमेंट ने। किस लिए एक्सटेंड किया? इन ऑर्डर टू कर ब्लैक मनी, कि ब्लैक मनी को कैसे हम लोग पकड़ पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने बाय फाइनेंस एक्ट 2020 ये सबसेक्शन 1H अंडर सेक्शन 206C लाया गया। ये सेक्शन क्या बोलता है? एज पर द एक्सटेंडेड स्कोप, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स बाय स्पेसिफाइड सेलर एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड लिमिट। ये सबसेक्शन को एक्सटेंड किया गया। ये सेक्शन 206C को एक्सटेंड किया गया बाय इंसर्टिंग ए सबसेक्शन 1H, बाय इंसर्टिंग ए सबसेक्शन 1H। सो यहाँ पे स्पेसिफाइड गुड्स को भी डिफाइन किया गया है, स्पेसिफाइड लिमिट्स को भी डिफाइन किया गया, एंड ये एप्लीकेबल है। ये सबसेक्शन एप्लीकेबल हुआ विथ इफेक्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। सो एज पर द एक्सटेंडेड स्कोप on sale of goods by specified seller exceeding a specified limit, such extended scope is applicable from 1 October 2020. ये सबसेक्शन 1H अंडर सेक्शन 206C, ये इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है? ये किस किस पे एप्लीकेबल है? दिस मीन्स इट इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स। दिस सेक्शन 206C 1H is applicable to all goods, though collection of TCS on sale of certain goods which is already covered under section 206C। 206C में जो भी गुड्स कवर्ड है, लाइक तेंदुले, फॉरेस्ट, जो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था इन आवर प्रीवियस क्लास, आई डिस्कस इन डिटेल 206C। अगर वो गुड्स जो भी कवर्ड है उसको छोड़ के जो भी अदर गुड्स है उस पे ये सबसेक्शन अप्लाई हो। However, all the remaining goods which are not so covered under section 206C has now been brought under the ambit of TCS by inserting subsection 1H of section 206। ये सबसेक्शन लाने का मोटो यही है कि जो कवर्ड था ऑलरेडी 206C में, उसको छोड़ के जितने भी गुड्स है उसको कवर्ड कर दिया गया अंडर सेक्शन 1H में। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने सारा ही कवर कर लिया है, सारे गुड्स को। जो रिमेनिंग गुड्स थे जिसपे 206 अप्लाई नहीं होता था उसको भी कवर कर लिया गया है अंडर सबसेक्शन 1H के अंदर। इट इम्पोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ TCS ऑन एवरी पर्सन हुज टोटल। पर ये सबसेक्शन सब गुड्स पे तो अप्लाई कर दिया गया है जो आउट ऑफ जो पहले नहीं फॉल करता था अंडर सेक्शन 206C में। पर यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लगा दिया गया है, कौन TCS कलेक्ट कर सकता है।
टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टीसीएस कलेक्शन करने, जो भी बंदा टीसीएस कलेक्ट करेगा उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इट इम्पोज, ये सबसेक्शन इम्पोज करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ टीसीएस ऑन एवरी पर्सन, वो पर्सन whose sales turnover during the preceding financial year is more than 10 crores. ये टीसीएस वही कलेक्ट कर सकता अंडर दिस सबसेक्शन 1H के अंदर में वो पर्सन जिसका ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इज मोर देन 10 करोड़। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का उसका टर्नओवर सेल रिसीट्स है, वही पर्सन टीसीएस कलेक्ट कर सकता अंडर दिस सबसेक्शन 1H of section 206. Such person is liable to collect TCS at the rate 0.1%. वही कलेक्ट कर सकता है टीसीएस, एक डिफाइंड पर्सन वही टीसीएस कलेक्ट कर सकता है, वो स्पेसिफाइड पर्सन मेंशन कर दिया गया है। और किस पे कलेक्ट कर सकता है, कौन किस पे कलेक्ट करेगा, पहले वो स्पेसिफाइड पर्सन को जो कलेक्ट करेगा, अब किस पे करेगा उसका भी क्राइटेरिया दे दिया गया। सच पर्सन इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस at the rate 0.1% on the amount exceeding 50 lakhs in respect of sales of goods made to the buyer. अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तभी टीसीएस कलेक्ट करेगा अंडर दिस। However, in case if the buyer does not provide, अगर बायर जो उससे सामान ले रहा है, गुड्स ले रहा है, अपना पैन या आधार सेलर को नहीं देता है, तब वो सेलर बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट 1% इंस्टेड ऑफ 0.1%। अब एप्लीकेबल रेट क्या है, एप्लीकेबल रेट ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H के अंदर में जो रेट स्पेसिफाइड है वो 0.1% है in excess of 50 lakh of goods. So every person being seller of goods who receive any amount as consideration or aggregate of consideration for sale of any goods exceeding 50 lakhs in any previous year shall collect TCS at the rate 0.1% of sale consideration from the buyer for exceeding amount 50 lakhs on the। ये जो सेलर है ना, वो जब अमाउंट रिसीव करेगा, ये जब कब कटेगा टीसीएस, कब काटेगा, एट द टाइम ऑफ द रिसीव्ड ऑफ द अमाउंट। जैसे उसने फर्स्ट ईयर में सेल किया और सेलर ने 10 लाख ऑफ द गुड्स, सेकेंड ईयर में उसने सेल किया 30 लाख ऑफ द गुड्स एंड थर्ड ईयर में उसने सेल किया 20 lakhs ऑफ द गुड्स। तो 10 and 30, 40 and 20 that is 60। अब क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है लिमिट इन द थर्ड ईयर मोर देन 50 दैट इज 60 लाख, और थर्ड ईयर में उसका पैसा आया पूरा का पूरा 60 लाख, पूरा का पूरा ही आ गया उसका 60 लाख। तो अब किस साल वो डिडक्ट करेगा, जिस साल उसने रिसीव किया है पेमेंट, दैट इज इन थर्ड ईयर में, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल बट एट द टाइम ऑफ रिसीव वो कलेक्ट करेगा टीसीएस। So every person being seller of the goods who receive any amount as consideration, जिस टाइम वो रिसीव करेगा एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन और एग्रीगेट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स, वो 50 लाख से एक्सीड होते ही, जैसे उसने थर्ड ईयर में 60 लाख रुपीज रिसीव किया तो वो 50 लाख एक्सीड हो गया था। यहाँ पे हम लोग उसका सेल क्राइटेरिया नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग रिसीव क्राइटेरिया देखेंगे टीसीएस कलेक्शन के टाइम। तो जब उसका 50 लाख से अबव हो गया तो वो किस पे काटेगा, 50 पूरा 60 पे काटेगा कि मोर देन 60 दैट इज 10 पे काटेगा, मोर देन 50 पे काटेगा। जैसे उसने 60 लाख रिसीव किया तो 50 लाख एग्जेम्प्ट है एज पर दिस सेक्शन, 10 लाख पे उसका टीसीएस कलेक्ट करेगा वो एट द रेट 0.1%। So this is to be explained with the help of example for if sale of goods to any buyer during the previous year is rupees 60 lakhs, then TCS would be collected on sale value exceeding rupees 50 lakhs, that is on rupees 10 lakhs at the rate 0.1% and not on the complete sale of rupees 60 lakhs.
कहने का मतलब यही है कि अगर सेलर सेल करता है बायर को गुड्स एनी अमाउंट, यहाँ पे 60 lakhs का बोला गया है कि सेलर ने बायर को सेल किया 60 lakhs का गुड्स और उस पे टीसीएस कलेक्ट किया जब उसका वैल्यू मोर देन 50 lakhs हो गया। किस पे का, जैसे उसने 60 lakhs का सेल किया एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट, उसको पूरा 60 lakhs मिला, तो 50 lakhs से ज्यादा होते ही जैसे कि 10 lakhs में उसने टीसीएस भी कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द बायर एट द रेट 0.1% और पूरे अमाउंट पे नहीं टीसीएस कलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका एक्सीड होता है 50 lakhs के ऊपर तभी आप टीसीएस कलेक्ट कर सकते हो। तो 50 lakhs तक एग्जेम्पशन दिया गया है अंडर दिस सबसेक्शन 1H। 50 lakhs तक एग्जेम्प्ट है, 50 lakhs से ज्यादा होते ही आप टीसीएस कलेक्ट कर लो फ्रॉम दी बायर। तो सेलर टीसीएस कलेक्ट कर लिया बायर से इन एक्सेस ऑफ 50 lakhs, दैट इज यहाँ पे सेल हुआ था 60 lakhs का और अमाउंट भी उसने रिसीव किया 60 lakhs, तो 50 lakhs से एक्सीड होते ही जैसे 10 lakhs में उसने टीसीएस भी कलेक्ट कर लिया। नाउ इफ द बायर फेल्स टू फर्निश पैन एंड आधार, अगर अपना बायर है, बायर ने अपना पैन और आधार सेलर को नहीं दिया तो टीसीएस कलेक्ट करेगा सेलर बायर से 1% इंस्टेड ऑफ 0.1%. So if the buyer fails to provide PAN Aadhaar, then TCS shall be collected at the rate 1% instead of 0.1%. अब सेलर कौन कौन सा अंडर दिस सबसेक्शन 1H के अंदर में सेलर का क्या डेफिनेशन है? मीनिंग ऑफ सेलर whose aggregate sales or gross receipts from the business exceeded 10 crore during the immediately financial year, preceding financial. The person whose aggregate gross receipts sales turnover from the business exceed 10 crore in the preceding financial year, जैसे कि टीसीएस वो कलेक्ट किया है 22-23 में, तो उसका क्राइटेरिया देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो एलिजिबल है क्या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए। प्रीसीडिंग ईयर चेक करेंगे, दैट इज 21-22 में कि उसका सेल्स टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए 10 करोड़ से, तभी वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर उसका रिसीप्ट होता है 50 लाख से ज्यादा तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा अपने बायर से एट द रेट 0.1%. अब बायर कौन होता है? बायर मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि कुछ उससे परचेज करेगा सेलर से, बट डज नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एन एम्बेसी, हाई कमीशन, लेजिस्लेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट्स। अगर ये सब पर्सन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बायर्स, तब ये सब पर्सन आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम the definition of buyer under this subsection 1H के अंदर। They are now not, अगर buyers ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे टीसीएस कलेक्ट कर नहीं सकते अंडर दिस सबसेक्शन because they are exempt. These persons are exempt if they purchase any goods of any amount in excess of 50 lakhs से भी अगर उन लोग ने परचेज कर लिया है तो सेलर उन पे टीसीएस नहीं कलेक्ट करेगा। They are, the government has given exemption to this type of person. A local authority has defined in explanation to clause 20 of section 10, a person importing goods from India or any other person as the central government may by notification in the official gazette specified. अगर गवर्नमेंट ने किसी भी पर्सन को टाइम टू टाइम बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर दिया है तो दैट पर्सन आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ, मीन्स उन पे भी टीसीएस नहीं कलेक्ट। स्पेसिफिक एक्सक्लूशन, टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H शैल नॉट अप्लाई ऑन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे कुछ एक ट्रांजेक्शन दिया गया है जिसपे कि टीसीएस अंडर दिस सबसेक्शन 1H नहीं अप्लाई होगा। इफ द गुड्स एक्सपोर्टेड, अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया तो टीसीएस नहीं कलेक्ट होगा अंडर दिस सबसेक्शन। गुड्स कवर्ड, अगर जो ऑलरेडी दूसरे सेक्शन में
जैसे 206C में ऑलरेडी कवर्ड है, जिसका कि अलग परसेंटेज दिया गया है, तो दे आर एक्सक्लूडेड अंडर दिस सबसेक्शन 1H के अंदर में। जैसे कि 206C1 में जो भी गुड्स कवर्ड है लाइक स्क्रैप, तेंदू लीव्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, timber, any other forest produce, minerals being coal, lignite, iron ore. These goods are already covered under section 260 and इनका भी स्पेसिफाइड रेट्स दिया गया है, तो ये उसी रेट पे कटेंगे, टीसीएस कलेक्ट होगा इसी रेट पे। तो जिस पे ऑलरेडी टीसीएस अलग रेट अंदर दूसरे सेक्शन में डिडक्ट कलेक्ट हो रहा है, तो इस सेक्शन ने उनको एक्सक्लूड कर दिया है। तो स्पेसिफिक एक्सक्लूशन दिया गया उनको। ग्रांट ऑफ लीज और लाइसेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइक पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, क्वेरिंग, ये भी सेक्शन 260 में स्पेसिफाइड रेट्स पे इस पे टीडीएस कलेक्ट होता है, तो दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट। गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 206F 206C1F के अंदर में व्हीकल्स के लिए दे आर सेपरेट सबसेक्शन। अंडर सबसेक्शन 1F में उस पे टीसीएस कलेक्ट होता है, तो वो इस सबसेक्शन में नहीं फॉल करेगा। गुड्स कवर्ड अंडर सबसेक्शन 206(1G) ऑथराइज डीलर फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो भी मैंने पहले डिस्कस किया है, उसके लिए सेपरेट सबसेक्शन है 1G के अंदर में, टूर आउटसाइड इंडिया ट्रैवल रेमिटेंस, सो वो भी इस सबसेक्शन में कवर्ड नहीं होगा। तो जो देयर आर सेपरेट सबसेक्शंस फॉर दैट ट्रांजेक्शन, दे आर स्पेसिफाइड रेट्स ऑलरेडी मेंशन इन, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफाइड रेट्स उनके सेक्शंस में मेंशनड है। तो जो अलग रेट्स जिसके लिए स्पेसिफाइड सेक्शन ऑलरेडी है, वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेंगे, इस सेक्शन सबसेक्शन 1H के अंदर फॉल। अब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है कि ड्यू डेट आप कब तक टीसीएस आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। टीसीएस ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीसीएस कलेक्शन 7th ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच मंथ। अप्रैल है, अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 7th ऑफ द मे के अंदर, विद इन 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्वार्टरली स्टेटमेंट, ड्यू डेट ऑफ फॉर फाइलिंग टीसीएस रिटर्न ऑन क्वार्टरली बेसिस, आपको क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न फाइल करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। एक फॉर्म आता है 27EQ, उसके अंदर ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न, हम वी आर डिफाइनिंग स्पेसिफाइंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, पीरियड ऑफ फाइलिंग अप्रैल टू जून के लिए, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीसीएस रिटर्न्स 15th of the July 2022, July to September 15th of the October 2022, October to December 15th of the January 2023, and January to March, that is 15th of the May 2020. Now TCS would be collected on sale value including GST. यहाँ पे बोला गया है कि आप TCS को कलेक्ट करिए ऑन दी सेल वैल्यू इंक्लूडिंग, अगर जीएसटी इंक्लूड है तो टोटल वैल्यू पे, अगर जीएसटी सेपरेटली आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो जीएसटी को हटा के सेल वैल्यू पे ही आप करें। अगर आप सेपरेटली जीएसटी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो टोटल वैल्यू पे, और अगर इनवॉइस में जीएसटी सेपरेटली मेंशन है तो आप सिर्फ सेल वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट करो। Department has not given any clarification in this regard. However, as per valuation rule 15 of the GST Act and as per circular number 7650/2018, taxable value for the purpose of GST shall include the tax collected at source on the amount collected under the provisions of Income Tax Act. As per circular number 585 dated on 27/11/1990, it is clearly said that purchase price shall include excise duty, जो आपका परचेज प्राइस है shall include excise duty as per this circular. इस सर्कुलर के ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुका था कि अगर आपका परचेज प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी है तो आप टोटल अमाउंट पे टीसीएस कलेक्ट करें।
अगेन इफ नो सेपरेट अकाउंटिंग फॉर जीएसटी इन द बुक्स इज मेंटेन, अगर आप सेपरेट अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहे हो फॉर जीएसटी और फॉर एक्साइज, then it will form part of total turnover. Therefore, TCS shall be collected on the sale value including GST. If you are separately recognizing the GST और excise duty, then आपको क्या है, TCS अगर separately recognize कर सकते हो तब आप सेपरेटली सेल वैल्यू पे आप करिए. अगर आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप इनवॉइस वैल्यू, टोटल वैल्यू मीन्स इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, उस पे टीसीएस कलेक्ट कीजिए. फॉर इंस्टेंस दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स मेंशन इन द इनवॉइस इज 100, अगर आपका इनवॉइस में वैल्यू ऑफ द गुड्स दिया गया 100 एंड जीएसटी 18% has been charged on the same, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है जीएसटी, तब आप टीसीएस किस पे कलेक्ट करोगे? ऑन द सेम. जीएसटी 100 पे ही चार्ज किया गया तो आप टीसीएस किस पे कलेक्ट करोगे? सेपरेटली आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो 118 पे आप चार्ज करोगे. But where GST has been accounted separately in the books of account and payment to the government is being debited in that account, it should not be included in the calculation of turnover for section 261 है. अगर सेपरेटली आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सेपरेटली डेबिट कर सकते हो इन द अकाउंट, देन इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन दी, तब आपको उसका टीसीएस उस पर नहीं कलेक्ट करना. तब आपको अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हो जीएसटी पे, आप इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे टीसीएस नहीं कलेक्ट करोगे. लेकिन अगर आप सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे ही आप टीसीएस कलेक्ट करो. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 261H will apply where payment is being received from third party other than buyer of goods. बोल रहा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 261H will apply where payment is being received from a third. अगर आप कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हो नॉट फ्रॉम दी बायर, आपने बायर से पेमेंट नहीं रिसीव किया, थर्ड पार्टी से रिसीव किया, मीन्स तब आप क्या टीसीएस किससे कलेक्ट करोगे? बायर से कलेक्ट करोगे कि थर्ड पार्टी से? एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेड सेक्शन, सेलर नीड्स टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स. मतलब ये प्रोविजंस के हिसाब से सेलर को टीसीएस कलेक्ट करना है बायर से. There is no such restriction that the payment for such goods must also comes from buyer only. यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है. ये सबसेक्शन ये जरूर बोलता है कि आप बायर से गुड्स रिसीव कीजिए और उस पे ही टीसीएस का, बायर से जो आपने पेमेंट रिसीव किया है उसी पे आप टीसीएस कलेक्ट कीजिए. लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं किया है. There is no such restriction that payment from such goods must also comes from buyer only. सिर्फ बायर से ही पेमेंट रिसीव आप कर सकते हो. Hence in our view, in case of third party payment also, seller is liable to collect TCS from buyer on whose name sales invoice has been generated. थर्ड पार्टी के केस में भी सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा फ्रॉम बायर, बायर से जिसके नाम पे इनवॉइस जनरेट हुआ. Also, threshold of rupees 50 lakhs needs to be determined from buyer instead of payer or third party who has made the payment on behalf of buyer. उसके केस में भी आपको threshold limit देखना पड़ेगा. अब TCS on sale of motor vehicle would be governed under which section? Post insertion of these new subsection 1H. ये 1H नया subsection आया है. TCS on sale of motor vehicle is covered under the existing provisions of section 206C1F, where any sale of motor vehicle exceeding 10 lakhs is subject to TCS at the rate 1% as income tax, and where TCS is already collected under any other provision, then it would not be covered under section 206C1H. Now, in case purchase value of any motor vehicle is below 10 lakhs, then section 206(1)(f) is not applicable. However, if the total purchase value from the buyer during the year exceeds 50 lakhs,
then TCS would be collected under section 206C(1)(h). This section says that कि अगर आपका मोटर व्हीकल के लिए अनदर सेक्शन, नया सेक्शन, मतलब एक ऑलरेडी सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो कि सेक्शन 206C(1)(f) है, सब सेक्शन ऑलरेडी 1F इज अ सबसेक्शन फॉर दैट, फॉर मोटर व्हीकल, जिसपे कि एक लिमिट स्पेसिफाइड है कि अगर आपका वैल्यू मोटर व्हीकल का एक्सीड करता है 10 लाख से तो उस पर TCS @1% कलेक्ट होगा। सो अगर उस प्रोविजन में फॉल करता है तब वो उस पे 206C(1)(h नहीं लगेगा, और अगर मोटर व्हीकल का प्राइस लेस देन 10 लाख है तो 206C(1)(f भी नहीं लगेगा, इज नॉट एप्लीकेबल। बट इफ द वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल एक्सीड करता है 50 लाख से ज्यादा, तब TCS अंडर सेक्शन 206C(1)(h अप्लाई हो जाता है। वही बोला है कि TCS ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल वुड बी गवर्न करेगा अंडर द सेक्शन अंडर सेक्शन पोस्ट इंसर्शन ऑफ न्यू सबसेक्शन 1H जो नया इंसर्ट हुआ है वो गवर्न करेगा मोटर व्हीकल के सेक्शन को भी, उसके ऊपर भी ये गवर्न करेगा जो ऑलरेडी मोटर व्हीकल का सेक्शन है, सबसेक्शन है अंडर सबसेक्शन 1F। सो वहां पे लिमिट दिया गया था 10 लाख का, अगर 10 लाख से एक्सीड होता है तो 1% TCS कलेक्ट होगा। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा मोटर व्हीकल का लिमिट एक्सीड होता है तो ये सेक्शन, ये सबसेक्शन गवर्न कर लेता है सबसेक्शन 1F को, और अगर 10 लाख से लेस है तब तो सबसेक्शन 1F भी नहीं अप्लाई होगा। वही बोला है कि TCS on sale of motor vehicles is covered under the existing provisions of section 206C(1)(f), where any sale of motor vehicle exceeding 10 lakhs is subject to TCS @1% as income tax, and where TCS is already collected under any other provision, then it would not be covered under section, because it is already covered under subsection 1F, so it is not covered under section 206C(1)(h). Now if the purchase value of the motor vehicle is less than 10 lakhs, then subsection 1F is also subsection 1F of section 206C is also not applied. But if the value of motor vehicle, if the total purchase value from such buyer during the year exceeding 50 lakhs, then TCS would be collected under section 206C(1)(h). So this subsection 1H subsiding governing the section 1F which is already inserted. So thanking you for watching my video. If you like, please share, subscribe my channel.